बिकाऊ माल, बेटों का मोल लगाते परिवार। बुआ मुंह से तो न कहती, लेकिन उनकी मंशा यही थी कि लड़कों की शादी में मोटा दहेज वसूले। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला। रिश्ते में मेरी बुआ की बेटी है जानकी। वह खूब बातूनी है और खूब कंजूस भी। बस बातों ही में सबकी मेहमानदारी कर डालती है और किसी को यह महसूस ही नहीं होने देती कि बुआ और उसने किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछा। कंजूस तो हमारे तीनों कजिन भी है। उनकी जानकी मुझे बहन की तरह मानती है। बुले भटके ही में उनके घर जाती हूँ तो सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि मेरी खातिरदारी वे कैसे करे। बातों ही बातों में खाने पीने की चीज़ों का अंबार लगा देते हैं, लेकिन सामने एक भी डिश नहीं आती। जब मैं उनके घर से वापस आती हूँ तो मेरे पेट में भूखे चूहों की इतनी उछल कूद हो रही होती है कि मैं समझ नहीं पाती। घर से जल्दी पहुंचूं तो उन्हें थोड़ा चारा डालकर रास्ते में कैसे शांत करूं। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं खा पी कर ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि वहाँ से खाली पेट आना पड़ेगा। लेकिन जानकी की बातों के जवाब देते देते मेरे पेट को भूख महसूस होने लगती है। जब मैं उठने लगती हूँ तो जानकी मेरा हाथ पकड़कर तपाक से कह उठती है, नहीं नहीं, इतनी जल्दी चली जाएगी, वह भी सुच्चे मुंह। अभी तो बातों से ही मेरा मन ही नहीं भरा। ठहर, मैं कुछ खाने को मंगवाती हूँ। फिर वह अपने तीनों भाइयों को आवाज लगाकर अपने पास बुलाएगी और डांटने लगेगी, क्यों रे बेवकूफ हो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। शादी लायक हो गए लेकिन अक्ल नहीं आई। देख रहे हो, तुम्हारी कनीज 3 घंटे से आई बैठी है और तुम लोग हो कि उसके लिए अभी तक चाय नाश्ता ही नहीं मंगवाया। और वे तीनों शातिर एक दूसरे का मुंह देखने लगते, जैसे पूछ रहे हो, क्या जानकी सचमुच लाने को कह रही है। तभी जानकी पुकार उठती है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, कॉफी बना लाओ। उन तीनों की पीठ मोड़ते ही जानकी बोल उठती है, ठहरो, इतनी गर्मी में वह क्या कॉफी पिएगी, पहले ही उसका सिर दुखता है। कुछ ठंडा वंडा ले आओ। क्यों रमा, तू बता ना, क्या पिएगी, क्या मंगाऊं। तेरा गला तो ठीक है ना। अच्छा रहने दे, दही पकौड़े मंगवा देती हूँ। हाय हाय, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, याद ही नहीं रहा। चंदू स्वीट्स की तो आज छुट्टी है। कल उसके बड़े भाई गुजर गए थे ना। रास्ते में आते हुए मैंने देखा था कि चंदू स्वीट्स के शोकेस खाने से चमक रहे थे, पर नतीजा यह होता है कि मुझे जानकी से हंसते हंसते कहना पड़ता है, छोड़ो इस खाने पीने की झंझट को, क्यों तकलीफ करती हो। मैं तो घर से खाकर आई थी, अभी तक पेट भरा है, और इस तरह हर बार मुझे बिना पानी पिए वापस आना पड़ता है। घर के बाहर तक जानकी छोड़ने आती तो चिंता के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया होता। वह अगली बार के लिए अपने सिर की कसम दे देती कि खबरदार, जो मैं कुछ घर से खा कर आऊं। इच्छा तो होती है जानकी से कहूं, तेरी अकाल मौत के डर से मैं आज भी भूखी आई थी, लेकिन बोलने की इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उसे समझ सकूं कि झूठी कस्में मत खाया करो जानकी। क्या पता किस दिन तुम्हारी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो जाए और मेरे सामने ही तुम एनीमिया की शिकार हो जाओ। खाली पेट तो मुझसे अस्पताल भी जाना नहीं पड़ेगा। हमारी बुआ के 3 बेटे हैं और एक जानकी है। तीनों कनीज ब्याहने लायक है। नाम है उनके राम, कृष्ण और महावीर। पूरा परिवार बड़ा धार्मिक व अंधविश्वासी है। चाचा ने तो देखकर शादी की थी, पर फूफा को न जाने कौन सा भक्ति का रंग कि स्वतंत्रता संग्रामी का चोला चढ़कर वे देश से विधर्मियों को निकालने की बात करने लगे और जमकर पूजा पाठ करते। हाँ, दान दक्षिणा कम नहीं देते, बातें बहुत बनाते हैं। लड़का रामनवमी के दिन पैदा हुआ था, सो
बुआ जी कहती है, यह रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, इसलिए इसका नाम राम मोहन रखा। पिछला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दुनिया में आया था, सो वह भगवान कृष्ण का प्रसाद है। तीसरा महावीर हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, इसलिए वह हनुमान जी की कृपा का फल है। मेरे तीनों कजिनों से कभी नहीं बनी, लेकिन है तो खनिज ही ना। तीनों अलग अलग रहते थे। जानकी की समझ में आ गया था कि जब तक उन तीनों की शादियां न होगी उसका नंबर नहीं आ सकेगा। वह सबसे छोटी जो थी, सो जानकी उन तीनों के विवाह के लिए चिंतित रहती थी। आते जाते से लड़कियां ढूंढने के लिए तगाजा करती। मेरे पति को भी वह दिन रात याद दिलाती, भूलना नहीं जीजाजी, लड़कियां ऐसी ढूंढना, अंदर बैठे तो बाहर तक उनके रंग रूप का उजाला पड़े। मेरे पति कभी कभी हंसते हुए जानकी से कह देते, क्यों जानकी, घर के बिजली खर्च में कटौती करने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं जीजाजी, महिला घर में सुंदर हो तो घर भरा भरा लगता है। दहेज तो अपने मुंह से मांगेंगी नहीं, वह तो बस लड़की सुंदर मांगती हूँ। जानकी कहती, यह तो तुमने अच्छी याद दिलाई जानकी। कल ही मेरे एक मित्र कह रहे थे, कोई ऐसा लड़का बताओ जो दहेज के चक्कर में न पड़े। आपकी तो मुझे याद ही नहीं आई। अब आज ही उससे बात करता हूँ। न न न बेटा, वहां बात मत करना। बीच में बुआ घबरा कर बोली, हमारे कहने का यह मतलब नहीं कि हम तीन ही कपड़ों में लड़की ले आएंगे। मैं तो यह कहती हूँ कि मैं दहेज नहीं मांगूंगी। वैसे लड़की के माता पिता देने में कोई कसर थोड़ी ही रखते हैं। लड़की खाली हाथ चली जाए तो भला ससुराल में उसकी कोई इज्जत होती है? पति भी बात बात में बहू को डंक मारता है कि कैसी भीख मंगों की लड़की पल्ले पड़ गई है। बुआ बड़ी तर्कपूर्ण बात करती, जानकी भी बड़ी बूढ़ी की तरह सिर हिलाती। लेकिन बुआ जी, आप अपने राजकुमारों की पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। यह बीबी का ढोल क्यों उनके गले में बांधती हो? पति बुआ को समझते, अरे भैया, तुम समझते क्यों नहीं? लड़कियां क्या रास्ते में बैठी है जो बात की और उठकर चल देगी? समय लगता है उन्हें ढूंढने में, फिर कुछ समय तो सगाई भी करनी चाहिए। दोनों परिवारों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाता है। लड़की के चाल चलन का भी पता लग जाता है। इन तीनों का निपटारा हो तो जानकी की बात चलाऊं। और बुआ जी, यह क्यों नहीं कहती समधियों से खाने को माल भी मिल जाता है? आप है बड़ी समझदार, दूर की सोचती है। खैर, यह तो बताइए, हमारे सालों की उम्र क्या है? अरे वे क्या छोटे हैं? इसीलिए तो चिंता खाई जा रही है। बड़ा रामनवमी पर पूरा 24 साल का हो जाएगा। वह ओठों को दांत के नीचे दबाकर बोली थी, और अभी तक वह तो क्लर्क की नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा है। मेरे पति हैरानी से बोले थे, अरे वह क्या जानबूझकर पढ़ा है? यह मेरी सरकार ही रिजल्ट सही से नहीं निकालती। राम मोहन खिलाड़ी भी था, हॉकी खेलता है, सारा दिन मैदान के पास बैठा रहता है। पहले तो लड़के आते थे, पर अब सब की नौकरियां लग गई तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेलकर मन बहलाता है। जन्माष्टमी पर 21 का हो जाएगा। वह भी 2-3 बार कॉरेस्पॉन्डेंस परीक्षा में बैठकर फेल हो चुका है। तीसरा भी 20 का हो जाएगा। मैं जानती थी कि तीनों अव्वल दर्जे के निकम्मे है। फर्नीचर के नाम पर जानकी के घर में 4 कुर्सियां और 2 मेजें थी, हर कुर्सी अलग डिजाइन की। एक कुर्सी का बेंत ढीला था, 2 कुर्सियां अभी जवान थी। मैंने एक बार बुआ से कहा था, बुआ फेंको इन पुरानी कुर्सियों को, बैठो तो डर लगता है, न जाने किस वक्त गुस्से में इनकी टांग लड़खड़ा जाए
और बैठने वाले को दंडवत प्रणाम करना पड़े। बुआ बड़ी हैरानी से मुझे देखती, फिर कहती, क्यों बेटा, घर में जो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं उन्हें भी फेंक देना चाहिए? इंसान और सामान में फर्क होता है बुआ। कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम गरीब हो। प्रकृति का दिया सब कुछ है, मकान, जायदाद, पैसा, जेवर और फूफा की अच्छी खासी ऊपर की कमाई वाली नौकरी। जानकी हमेशा की तरह सिर हिलाती रह बोली, दीदी, ऐसी बातें क्या मुंह से निकाली जाती है? दीवारों के भी कान होते हैं। पापा क्या इस पचड़े में पड़ने वाले थे? वो तो भले ही जिद समझ जो थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तुम ही सोचो दीदी, खालिस तनख्वाह में कहीं 6 जनों का गुजारा होता है, लेकिन घर का थोड़ा बहुत सामान तो बनवा लो। आजकल तो मेज कुर्सी पर खाने का फैशन है, लेकिन तुम हो कि अभी तक होने पर बक्सों पर कुशन रख कर काम चलाती हो। न सही ज्यादा फर्नीचर, बैठने को एक सोफा। ना ना ना, जैसे है हम उसी तरह अच्छे हैं। घर में कुछ भी सामान लाने का मतलब है लोगों का मुंह खुलवाना। किसी का मुंह बंद तो नहीं किया जाएगा। न यही कहेंगे साला ऊपर के कमाई खाता है। इस तरह सीधे साधे रहने से किसी को शक नहीं होता। फिर अब तेरे भाइयों के ब्याह है, 3-3 दहेज आएंगे, घर भर जाएगा सामान से, बुआ ने कहा था। उन्हीं दिनों जानकी का किसी लड़के से चक्कर चलने लगा था। उसने मुझे बताया तो सही, पर कुछ ज्यादा नहीं। लड़का शायद विधर्मी था, पर अच्छा कमा लेता था। ने बुआ से कई बार कहा कि भाइयों की शादी कर दो, पर बुआ तो दहेज के लालच में थी। जब तक मोटा दहेज न मिले वह किसी भी बेटे की शादी करने को तैयार न थी, चाहे वे मामूली शक्ल सूरत के और निखट थे। लेकिन बुआ, यह मकान तो ठीक करवा लो, जगह जगह से टूट रहा है। कल को लड़की वाले घर वर देखने आए तो ऐसा घर देख तुम्हें कौन अपनी लड़की देगा? कहती तो तू सच है। हमने भी इंतजाम कर लिया है। इनके दफ्तर का काम चल रहा है। वह पूरा हुआ कि देखना, ठेकेदार हमारे घर का ऐसे उलिया बदल देगा। धीरे से बोली, वह कैसे बुआ? तेरे फूफा ने इसी शर्त पर उसे ठेका दिया था, बुआ ने मेरे कान में धीरे से कहा। जानकी के कहने पर बुआ लड़कों की शादी के लिए बड़ी परेशान हो गई। बहुत से लोगों से कह रखा था, लेकिन बुआ के गुणगान सुनते ही लड़की वाले दूर से सलाम कर लेते। बुआ में एक और भी गुण था, और वह था झगड़े करने का। झगड़े के ही मारे न तो घर में फूफाजी ही टिकते थे, न बर्तन मांजने वाली बाई। बुआ को इस बात से हमेशा ही शिकायत रही, तेरे फूफाजी को 2 बातें घर ले आती है, एक भूख और दूसरी नींद। अगर इस आदमी का इन बातों के लिए भी बाहर इंतजाम हो जाए तो घर में झांके तक नहीं। और बर्तन मांजने वालियां तो बुआ को देखते ही बस कान पकड़ लेती। जानकी खुलकर माँ से कुछ न कह सकी। एक दिन बुआ का सवेरे सवेरे बड़े खुश स्वर में फोन आया। रमा, मैं कहती थी ना कि मेरे लड़के का अच्छा रिश्ता आएगा। अब पास के शहर के घर से रिश्ता आया है, लड़की का फोटो भी आया है। वे 5 लाख रुपए लगाएंगे शादी में। तो इसके लिए तो मैं 2 लाख रुपए दहेज लूंगी। मेरी तो 3 लड़कियां हैं, गरीब आदमी हूँ, इतना कहाँ से दे पाऊंगा? आपने तो एकदम इतने भाव। इसकी बीमारी पर ही मेरा इतना खर्चा हो गया है भाई साहब। पढ़ाई का तो मैंने बताया ही नहीं। जानते हैं, महंगाई का जमाना है। 2 लाख रुपए की कीमत ही क्या है? आप कृष्ण मोहन से कर दीजिए रिश्ता, बुआ बोली। उसकी आंखों में नुक्स है बहन जी। फिर जरा वह दादा टाइप का है, जैसे कि आपने बताया है। इसी से छोटा पसंद आया था, समधी नम्रता से बोले। कि जानकी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी और उसकी सूचना
अपनी मम्मी पापा को देने की जगह लड़की वालों को दे दी थी। वे लोग तहकीकात करने आए थे। बुआ को पहले से शक था, क्योंकि जानकी एक दिन घर से यह कहकर गई हुई थी कि वह कॉलेज ट्रिप में कश्मीर जा रही है। उसे स्कॉलरशिप मिली है, उसी से पैसे का इंतजाम हो गया। लड़की वालों ने जानकी की शादी के फोटो और वॉइस मैसेज लड़की के पिता को भेज दिए थे। अब लड़की के पिता अपनी तेजाब डाली लड़की की शादी भी निकट लड़कों से करने को मना करने आए। हम दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि बुआ का गम क्या है। 5 लाख का नुकसान, जानकी की शादी या बेटों का कुंवारा रह जाना। मेरे पति ने बुआ से कहा, बुआ, जानकी ने बिल्कुल सही किया। मेरे घर के दरवाजे तो उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे, पर आपके घर के दरवाजे कोई लड़की वाला नहीं खटखटाएगा, क्योंकि वजह आपका लालच और झगड़ालूपन। मैं बता दूं रमा को? बताए बिना मैं जानकी की शादी में गवाह था। मैंने कहने पर ही मजिस्टर ने बिना कोई अड़चन लगाए शादी कराई थी, क्योंकि वह मेरा सहपाठी रह चुका था। रमा को मैंने नहीं बताया था, क्योंकि कहीं आप हमारे घर में क्लेम करने न आ जाए। यह कहकर मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। बुआ दहाड़े मारकर रो रही थी।